नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले हमने जो दुर्ग है उस दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। राजस्थान में दुर्ग निर्माता कौन है, दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चर्चाएं हमने की। आपने यदि हमारा क्लास में नए हो और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लें ताकि आप पूरी तरह से दुर्ग वाले चैप्टर से जुड़ सकें। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों और दुर्गों में दोस्तों आज हम एक एक दुर्ग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा कि राजस्थान के दुर्गों में हम बात करें चित्तौड़ दुर्ग की, तो चित्तौड़ दुर्ग सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना गया है। चित्तौड़ दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का गौरव और राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो शुरुआत इसी चित्तौड़ के दुर्ग से करते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, चित्तौड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं आज कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है याद रखें, इसको लेकर के परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे गए हैं। किस प्रकार के सवाल इस दुर्ग को लेकर के पूछे जा सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हमें ये याद रखना है कि चित्तौड़ जो दुर्ग है साथियों ये कहाँ पर है। तो चित्तौड़ जो दुर्ग है याद रखिएगा ये है चित्तौड़गढ़ में, यानी चित्तौड़गढ़ जो है उस जिले में चित्तौड़ दुर्ग है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, चित्तौड़ दुर्ग है तो चित्तौड़गढ़ में होना ही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखते हैं हम चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो साथियों चित्तौड़ दुर्ग को लेकर के जो सवाल हमारे बनेंगे उन सवालों में ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इस दुर्ग का निर्माता कौन है और कब इस दुर्ग का निर्माण किया गया। तो यहाँ पढ़ना करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जो दोस्तों क्या है, दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो साथियों क्या दुर्ग है, और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हम निर्माता की बात करें तो याद रखें चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता हैं कौन हो, चित्रांगद मौर्य, यानी चित्रांगद मौर्य याद रखिएगा। चित्रांगद चित्रांगद मौर्य, इनके द्वारा दोस्तों इस दुर्ग का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। चित्रांगद मौर्य चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये जानकारी किस इतिहासकार ने दी है, तो ये किसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास के जो पिता माने जाते हैं साथियों, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, यानी इनके अनुसार इस दुर्ग के निर्माता ये माने गए हैं कौन, चित्रांगद। इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया, तो याद रखना साथियों 7वीं, यहाँ आप लोगों से पूछा जाएगा सदी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ, तो हमें यहाँ जवाब देना है 7वीं सदी, यानी 7वीं सदी में साथियों इस दुर्ग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 7वीं सदी में चित्तौड़ दुर्ग बना। अब आइए नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। चित्तौड़ जो दुर्ग है दोस्तों, इस चित्तौड़ दुर्ग का पूछा जा सकता है कि आधुनिक निर्माता कौन है। इस दुर्ग का दोस्तों आधुनिक निर्माता अगर पूछा जाए, आधुनिक निर्माता यानी वो शासक
जिन्होंने इस दुर्ग का सबसे ज्यादा निर्माण करवाया, इस दुर्ग की मरम्मत करवाई अच्छे से, तो वो अपना हो जाएंगे कौन? महाराणा कुंभा। यानी राणा कुंभा जो है दोस्तों, राणा क्या? कुंभा। इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे ज्यादा निर्माण करवाया। इसीलिए ना हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कहते हैं? आधुनिक निर्माता। अब आगे आइए पढ़ते हैं इस दुर्ग के रेफरेंस में। तो ये चित्तौड़ जो दुर्ग है दोस्तों, इस दुर्ग की हम आकृति की बात करें कि चित्तौड़ दुर्ग की आकृति कैसी है, तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति जो है, ये बहुत अच्छा सवाल परीक्षा के लिए हो सकता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों, वो है बेहेल मछली के समान। राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बेहेल मछली के समान आकृति वाला है? तो याद रखना, बेहेल मछली के समान आकृति में कौन सा दुर्ग माना जाएगा? बेहेल मछली के समान आकृति है दोस्तों किसकी? चित्तौड़ दुर्ग की। अब आगे हम जानते हैं कि चित्तौड़ जो दुर्ग है, ये दुर्ग दोस्तों किस प्रकार से कहाँ बना हुआ है, किस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है? तो जिस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, वो पहाड़ी जो है वो हो जाएगी चित्रकूट पहाड़ी। याद रखना दोस्तों, कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट पहाड़ी। पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चित्रकूट जो पहाड़ी है दोस्तों, चित्रकूट जो पहाड़ी है, याद रखें ये पहाड़ी किस प्रकार से, तो यहाँ समझें इसके रेफरेंस में। इस तरह से साथियों, ये एक नदी बहती है अपनी, और इस नदी का नाम है सर क्या? ये नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है, याद रखें, बेडच। कौन सी नदी हो गई? बेडच। बेडच नदी में एक नदी एमपी के जावद स्थान से आकर के मिलती है, और ये नदी हो जाएगी कौन सी? गंभीरी। इस प्रकार से दोस्तों ये नदी हो गई कौन सी? गंभीरी नदी। अब ये आपकी बेडच नदी हो गई, अगली गंभीरी नदी हो गई, और दोनों नदियां मिल रही हैं। इन दोनों नदियों याद रखिएगा, यहाँ दोस्तों यहाँ एक पठारी भाग है। इस तरह से यहाँ क्या है? एक पठारी भाग है, ऐसे एक पठार है, ये हो गया एक पठार। और इसी पठार का साथियों क्या नाम है? तो जिस पठार की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पठार का नाम है मेसा का पठार। दोस्तों मेसा पठार नाम से इस पठार को जाना गया है, यानी मेसा का पठार यह है। और इसी मेसा के पठार पर, यहाँ आप लोगों को याद रखना है, इसी मेसा के पठार पर जो पहाड़ी है साथियों, इसी पहाड़ पर ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। और यहीं पर बना हुआ है हमारा कौन सा दुर्ग? यहीं पर बना हुआ है साथियों चित्तौड़ दुर्ग। तो चित्तौड़ जो दुर्ग है, ये याद रखना मेसा के पठार पर स्थित है। पठार अगर पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा क्या? मेसा का पठार। पठार पर दोस्तों ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग। और किन नदियों के बीच में ये दुर्ग है? तो ये दुर्ग जो है दोस्तों, वो याद रखें बेडच और गंभीरी दोनों नदियों के बीच में स्थित है। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। अब नदियों के बीच में है, इस कारण इस दुर्ग को याद रखिएगा हम किस नाम से? जल दुर्गों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये दुर्ग जल दुर्ग की विशेषता भी रखता है, और ये दुर्ग इस पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से ये गिरि दुर्ग विशेषता रखता है साथियों, गिरि दुर्ग। दूसरा सवाल देखें, दुर्ग के चारों तरफ हम बात करें इस तरह से, तो वन ही वन है साथियों, और ये वन दुर्ग की श्रेणी में ही गिना जाएगा, यानी वन दुर्ग की भी विशेषता रखता है दोस्तों ये दुर्ग। और बाकी के राजस्थान में जो 8 प्रकार की, यानी हम दुर्ग पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारे राजस्थान में 8 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। इन सभी दुर्गों में से ये केवल एक प्रकार की विशेषता नहीं रखता, और वो विशेषता कौन सी है सर? ये याद रखें, धानवन विशेषता नहीं रखता।
यानी धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग की विशेषता इसके अंदर नहीं है। धानवन दुर्ग दोस्तों वो होते हैं जो चारों तरफ रेत से घिरे होते हैं। धानवन दुर्ग की विशेषता इसमें नहीं है, नहीं है। और बाकी 8 दुर्गों की, बाकी 8 दुर्गों की विशेषता साथियों, बाकी 8 दुर्गों की विशेषता इस दुर्ग में है, इस दुर्ग में है। इस प्रकार से ये बात हमें याद रखनी है। प्रश्न पूछने योग्य बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो सभी विशेषताओं को धारण किए हुए है। दुर्गों की जो विशेषताएं होती हैं, सारे प्रकार के दुर्गों के जो प्रकार हैं वो इसमें लक्षण है। केवल धानवन विशेषता इसमें नहीं है दोस्तों। धानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिसके चारों ओर दूर दूर तक रेती रेत होती है। तो इस विशेषता को छोड़ के तमाम विशेषताएं दुर्ग में है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो दुर्ग है अपना, इस चित्तौड़ के दुर्ग में देखिएगा प्रवेश द्वार वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो द्वार है प्रवेश द्वार, यानी इस दुर्ग का याद रखिएगा प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है उसे हम क्या कहते हैं, पाटन पुल के नाम से पुकारते हैं। बहुत अच्छा सवाल हो सकता है साथियों, पाटन पुल, इसी को दोस्तों पाटन पुल भी कहते हैं, इसी को पाटन पुल भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पाटन पुल या पाटन पुल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इस दुर्ग में आप चाहें तो पूर्वी हिस्से से भी प्रवेश कर सकते हैं। और इसका पूर्वी प्रवेश द्वार यदि आपसे पूछा जाए इस दुर्ग का साथियों कौन सा पूर्वी प्रवेश द्वार किस दरवाजे से होता है, प्रवेश वाला जो द्वार है, जो दरवाजा है, उसके रेफरेंस में भी जान लेते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। पूर्वी प्रवेश द्वार याद रखें साथियों, सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। इस नाम से दोस्तों सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में और भी इस दुर्ग में कुछ क्या है, प्रवेश द्वार हैं। जितने प्रवेश द्वार हैं उनकी यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों के रिफरेंस में दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से क्या है प्रवेश द्वार हैं। तो देखिएगा जो भी प्रवेश द्वार इस दुर्ग में है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ साथियों इस प्रकार से ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग का हो गया, इस प्रकार से ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग का हो गया दोस्तों। और इसके बाद में फिर ये अपना एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग में हो गया, इसके बाद ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग में हो गया। और फिर आप आगे देखेंगे तो दोस्तों ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग में हो गया, और आगे ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग के अंदर हो गया, और फिर आगे ये एक प्रवेश द्वार इस दुर्ग में हो गया। यानी इस प्रकार से दोस्तों इस दुर्ग के हम प्रवेश द्वारों की यदि बात करें तो दोस्तों इस तरह से ये दुर्ग के क्या है कुछ प्रवेश द्वार हैं। अब इन प्रवेश द्वारों के नाम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, राम जी की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो राम जी के नाम पर राम पोल एक द्वार जो है उसका नाम क्या है, राम पोल। अब जब राम जी की चर्चा हो गई तो क्यों ना यहाँ लक्ष्मण जी की चर्चा की जाए। दूसरे पोल का नाम क्या हो जाएगा तो साथियों ये पोल हो जाएगा क्या, लक्ष्मण पोल। अगला जो ये लक्ष्मण पोल हो गया। अब आप जानते हैं कि राम लक्ष्मण जब वन को गए थे, राम जी और लक्ष्मण, तो जोड़े से गए थे दोस्तों, दोनों जुड़ के दोनों एक जोड़ा बना करके गए थे। इसीलिए अगला हो गया जोड़ला, क्या हो गया दोस्तों, जोड़ला पोल अगला ये पोल हो गया। अब जब राम और लक्ष्मण जी जोड़े के साथ में गए थे,
ढोढला पोल हो गया। तो जाने से पहले इन्होंने गणेश वंदना की थी साथियों, इसीलिए याद रखना एक गणेश पोल हो गया। जाने से पहले इन्होंने क्या की थी, गणेश वंदना की थी, इसीलिए ये हो गया क्या, गणेश पोल हो गया। अब ये गणेश वंदना करके जा कहाँ रहे थे, तो याद रखिएगा वन के लिए जा रहे थे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था और वन में भगवान श्री राम जी को मिलना था। किनसे, आप लोग सभी जानते हैं किससे मिलना था, हनुमान जी से मिलना था, हनुमान जी से मिलना था और भैरव जी से मिलना था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वहां इन्होंने हनुमान जी से मिलन किया, तो हो गया अपना हनुमान पोल। पोल का नाम क्या हो गया दोस्तों, हनुमान पोल आप लोगों का ये हो गया। और फिर भैरव जी से इनको वहां मिलन करना था, तो ये भैरव पोल हो गया साथियों। और इस तरह से इनसे मिलने के बाद में ये जंगलों में चले गए, वन में चले गए। तो वन का मतलब हो गया पाटन, वन का मतलब पाट वन। दोस्तों इसे पाट वन कहा जाता है, याद रखें क्या, पाट वन इसे कहा जाता है साथियों, पाट वन पोल, पाट वन पोल, पाटन पोल को ही कहते हैं। तो ये वन में चले गए और वहां वन में गए, तो ये हो गया पाट वन, वन बोले तो पाट वन, और ये क्या हो गया अपना दोस्तों, पोल हो गया। तो इस तरह से चित्तौड़ दुर्ग में कौन कौन से पोल है, ये तमाम पोल याद रख सकते हैं आप, क्योंकि कई बार इस प्रकार के सवाल आने के चांस बनते हैं। रीट भर्ती परीक्षा, विशेषकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पोल या द्वार किसका चित्तौड़ दुर्ग का नहीं है। अब दोस्तों याद रखें, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि ये जो भैरव पोल है और हनुमान पोल है साथियों, भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में याद रखना दोस्तों, इन दोनों के बीच में यहाँ एक क्या है, यहाँ एक छतरी बनी हुई है। इन दोनों के बीच में साथियों क्या, एक छतरी बनी हुई है। और सर इस छतरी का नाम क्या है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो छतरी है वो किनकी छतरी यहाँ बनी हुई है, ये दोस्तों छतरी हो गई। तो यहाँ ये छतरी है, ये जयमल का नाम तो आप लोग सुनते ही होंगे, जयमल मेड़तिया, जयमल और भत्ता, जयमल और भत्ता का नाम आप सुने होंगे, जो कि चित्तौड़ के तृतीय साके में अपनी क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी, अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो जयमल याद रखना दोस्तों मेड़तिया, और उसके बाद में वीर कल्ला, यानी वीर कल्ला दोस्तों जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्हें हम चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। इन दोनों की, जयमल और हो गया साथियों क्या, कल्ला, इन दोनों की छत्रियां जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो चित्तौड़ दुर्ग में है। इन दोनों की साथियों क्या, छत्रियां चित्तौड़ दुर्ग में है। चलो ठीक है, इतना तो ये हम जानते हैं कि भाई जयमल और वीर कल्ला की छत्रियां चित्तौड़ दुर्ग में। लेकिन दोस्तों इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछ लिया गया था, और ये सवाल पेपर में आया हुआ है, पूछा गया था कि वीर कल्ला की छतरी जो है वो किन पोल के, किन द्वारों के मध्य है, तो भैरव पोल, हनुमान पोल, इनके मध्य में ये छतरी मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट इसके बाद में अगली चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, अगली चर्चा कर लेते हैं, एक और छतरी है, और ये राम पोल हो गया, ये लक्ष्मण पोल हो गया। इन दोनों पोलों के मध्य में यहाँ एक छतरी और है, और ये छतरी जो होगी साथियों, वो छतरी आपकी के बीच में और इनके बीच में, यानी यहाँ एक छतरी है, और ये जो दोस्तों छतरी है याद रखें वो किनकी छतरी है, तो ये छतरी है पत्ता, जिन्हें हम कहते हैं पत्ता, फतेह सिंह इनका पूरा नाम था, पत्ता सिसोदिया। क्या दोस्तों, पत्ता सिसोदिया, याद रखें इनकी यहाँ पर क्या है, छतरी है। तो कल के लिए सवाल पूछ लिया जाए, पत्ता सिसोदिया की छतरी जो है, पत्ता सिसोदिया की क्या छतरी, ये छतरी साथियों, इस ये छतरी
किन पोलों के बीच में है, तो राम पोल और लक्ष्मण पोल, इनके बीच में ये छतरी बनी हुई है। क्योंकि आजकल इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये जिस दुर्ग को आप लोग पढ़ रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग, उस दुर्ग के तमाम पोलों की मैंने यहाँ चर्चा की है। सबसे पहले यहाँ आपसे मैंने चर्चा की कि इसका प्रवेश द्वार बोले पार्ट 1 या पार्डन पोल कहलाता है। और इसमें एक पूर्वी प्रवेश द्वार और है दोस्तों, में एक कैसा प्रवेश द्वार है, इसमें एक पूर्वी प्रवेश द्वार और है। और पूर्वी प्रवेश द्वार को दोस्तों सूरज पोल के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? सूरज पोल के नाम से साथियों पुकारा जाता है। अब ये हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए दशरथ शर्मा जो एक इतिहासकार थे, कौन? दशरथ शर्मा। दोस्तों दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग अगर हम जाने, दशरथ शर्मा, तो दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? दशरथ शर्मा का मानना है कि दुर्ग पर सर्वप्रथम जो अधिकार किया, सर्व क्या प्रथम अधिकार, साथियों सर्वप्रथम अधिकार किनके द्वारा किया गया? तो ये दशरथ शर्मा के अनुसार यदि हम बात करें तो उनका मानना है दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार जयद्रथ सिंह के द्वारा किया गया। के द्वारा दोस्तों, जयद्रथ सिंह के द्वारा। यह हमें किसके अकॉर्डिंग याद रखना है? तो ये दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार किसने किया? तो जयद्रथ सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन इसी बात को एक और तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो दोस्तों ये देखिएगा, ये जो दुर्ग है याद रखें चित्तौड़ दुर्ग, इस दुर्ग पर प्रथम अधिकार की अगर हम बात करें तो यहाँ मौर्य शासक थे कौन? मान मौर्य। साथियों यह मौर्य शासक थे कौन? मान मौर्य। मान मौर्य जो हैं ये एक मौर्य शासक थे, और ये अंतिम मौर्य शासक थे। इस शासक को 734 ईस्वी में किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। साथियों बप्पा रावल याद रखें, बप्पा रावल के द्वारा क्या कर दिया गया? इन्हें हराया गया। यानी बप्पा रावल के द्वारा, बप्पा क्या रावल, इनके द्वारा पराजित किया गया और यहाँ इन्होंने अधिकार कर लिया। तो ये भी माना जाता है कि इन्होंने अधिकार किया। और ये जानकारी जो हमें मिलती है, ये जानकारी मिलती है वो साथियों श्यामल दास जो कवि हैं, कवियों के राजा कहलाते हैं, जिन्होंने रचना की है वीर, उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी हमें मिलती है। श्यामल दास के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो बप्पा रावल ने, यानी इस दुर्ग को जो प्रथम अधिकार किया बप्पा रावल ने किया। और मान मौर्य जो मौर्य शासक थे इन्होंने पराजित किया। ये भी आपको याद रखना है कि ये हैं जो शासक हैं, ये मौर्य वंश के, ये हैं मौर्य वंश के, यह है मौर्य वंश के दोस्तों चित्तौड़ पर क्या करने वाले? यह मौर्य वंश के चित्तौड़ पर शासन करने वाले, चित्तौड़ पर शासन करने वाले ऐसे शासक माने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा अंतिम शासक माने जाते हैं, मौर्य वंश के अंतिम शासक माने गए हैं। तो ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है। यानी हमने इस दुर्ग के रेफरेंस में ये चर्चाएं की हैं दोस्तों। तो यहाँ फटाफट से आप पहले इस तरह से इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ आप देखिएगा इसी दुर्ग से रिलेटिव ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस दुर्ग के रेफरेंस में हम जानते हैं कि और किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो बहुत सारे सवाल इस दुर्ग को लेकर के बनते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के उपनामों की। जिस दुर्ग को हम लोग पढ़ रहे हैं उस दुर्ग को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इस दुर्ग को याद रखिएगा किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो तमाम उपनामों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। यानी किस किस उपनाम से हम इस दुर्ग को पुकारेंगे।
देखें ये अपना हो गया। तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1, यानी सबसे पहले यहाँ नंबर 1 दुर्ग को हम जिस नाम से पुकारेंगे दोस्तों, ये हो गया। तो ये अपना दुर्ग जो है उसे कहा जाएगा क्या? दुर्गों का दुर्गों का दुर्गों का क्या कहा जाएगा दोस्तों? सिरमौर। दुर्गों का याद रखें, सिरमौर क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि ये सभी दुर्गों में महत्वपूर्ण दुर्ग माना गया है। इसे कहा जाता है क्या? दुर्गों का सिरमौर। आइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। तो बाकी के नेक्स्ट अब हम यहाँ जानने वाले हैं इसके उपनाम में और किस नाम से दुर्ग को जाना जाता है। तो इसे दुर्गों का तीर्थ स्थल दोस्तों कहा जाता है। दुर्गों का क्या कहते हैं? दुर्गों का याद रखें, तीर्थ। दुर्गों का तीर्थ स्थल, इस नाम से भी इस दुर्ग को साथियों जाना जाता है। यानी इसे हम जानते हैं किस नाम से? दुर्गों का तीर्थ स्थल, इस नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अगले के उपनाम की हम यहाँ चर्चा करते हैं और अगला जो दोस्तों इसका उपनाम होगा वो हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान का दोस्तों क्या? राजस्थान का गौरव दुर्ग इस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का साथियों क्या? गौरव के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दुर्ग को और किस किस नाम से हम लोग पुकार सकते हैं। तो नेक्स्ट इस दुर्ग के रेफरेंस में जानिएगा, ये जो दुर्ग है दोस्तों हम और किस किस नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ अगला नाम जो इसका होगा, अगला जो उपनाम साथियों होगा वो हो जाएगा क्या? राजस्थान का। राजस्थान का, इसे याद रखें, राजस्थान का क्या कहेंगे? राजस्थान का दक्षिणी, राजस्थान का दोस्तों दक्षिणी प्रवेश द्वार कहेंगे। दक्षिणी प्रवेश क्या? द्वार के नाम से दुर्ग को जाना जाएगा। इस नाम से भी इस दुर्ग को हम पुकार सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं इसके बाद में और किस नाम से दुर्ग को हम पुकारेंगे, किस किस नाम से इसे जान सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ चलो देखिए, तो बाकी के अब किस नाम से हम इस दुर्ग को जानेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इस दुर्ग को याद रखना, राजस्थान का ये दुर्ग क्या? राजस्थान का कैसा दुर्ग? आवासीय दुर्ग दोस्तों। कैसा दुर्ग? आवासीय दुर्ग। यानी आज भी ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें लोगों का निवास है। आज भी लोग इसमें रहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में इस तरह से जान सकते हैं, राजस्थान का इसे कहा जाता है साथियों। राजस्थान का याद रखें, लिविंग फोर्ट कहा जाता है। नाम से लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या इसके अलावा कोई और भी दुर्ग है इस दुर्ग में लोग आज भी निवास करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, एक और दुर्ग है, इसके बराबर संख्या में नहीं तो कम, ये आप लोगों को याद रखना है। यानी चित्तौड़ दुर्ग के अलावा पूछा जाए, ये राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट माना जाता है। और पूछा जाएगा कि राजस्थान का दोस्तों किसका? राजस्थान का। राजस्थान का ये यदि हमसे पूछा जाए, राजस्थान का दूसरा क्या? लिविंग। राजस्थान का साथियों दूसरा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय दुर्ग, लिविंग फोर्ट दुर्ग को माना गया है। तो यहाँ आप लोगों का क्या जवाब होगा? यहाँ हमारा जवाब होगा दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। याद रखना साथियों क्या? जैसलमेर दुर्ग। तो ये दुर्ग दो ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें लिविंग फोर्ट की श्रेणी में रखा गया है, आवासीय दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद तीसरा कोई ऐसा दुर्ग राजस्थान में नहीं है जिसे हम आवासीय दुर्ग की श्रेणी में रखें। एक और महत्वपूर्ण बात हम लोगों को याद रखनी है दोस्तों, और वो यह है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है, यानी ऊपर खेत बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ हो सकता है, राज्य का
राज्य का दोस्तों, राज्य का यह एकमात्र राज्य का यह एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जिसमें एकमात्र दुर्ग है जिसमें आज दोस्तों आज भी क्या कृषि की जाती है, आज भी कृषि की जाती है। वो एक अलग जमाना हुआ करता था जब लगभग दुर्गों में पर खेत बने हुए थे और वहाँ कृषि की जाती थी। ये एक ऐसा दुर्ग है जिसमें आज भी क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो दोस्तों ये हम इसके रेफरेंस में जा रहे हैं कौन सा दुर्ग हो, यानी चित्तौड़ का दुर्ग हो। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है, दुर्ग के अब आगे जानते हैं कि कितने साके इस दुर्ग में हुए, यानी चित्तौड़ दुर्ग जो है इस पर कितने साके हुए हैं साथियों। तो इस दुर्ग पर हम बात कर लेते हैं किसकी, साकों की। तो याद रखें चित्तौड़ दुर्ग पर कितने साके इस दुर्ग में हुए। दोस्तों इस दुर्ग में 3 साके हुए, चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए। सबसे पहली बात, साका क्या होता है, साका क्या होता है, जब केसरिया और जौहर दोनों ही हो तो ऐसी स्थिति को हम साके के नाम से जानते हैं, साका के नाम से जाना जाता है। यानी दुर्ग में घिरा हुआ शासक केसरिया वस्त्र पहन करके और अपने दुश्मन पर जब अपने पराजय का महसूस उसे हो, अब मुझे दुर्ग के दरवाजे खोल के लड़ना ही पड़ेगा, तो ऐसे में केसरिया वस्त्र पहन करके और शत्रु पर शेर की तरह कूद पड़े और ऐसे में अपने प्राणों का न्यौछावर कर दे। तो ऐसी स्थिति को हम दोस्तों केसरिया के नाम से जानते हैं। और फिर जो रानियां और दासी हैं वो स्त्रीत्व की रक्षा हेतु, इस अपने स्त्रीत्व की रक्षा हेतु जब कोई नहीं बचा, शासक ही नहीं बचा, तो स्त्रीत्व की रक्षा हेतु अग्नि कुंड में या जल कुंड में कूद करके अपनी मृत्यु का या प्राणों का न्यौछावर कर दें। तो दोस्तों ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटना को जौहर के नाम से जानते हैं। और जब जौहर और केसरिया दोनों ही घटनाएं हो जाती हैं तो फिर ऐसी स्थिति को हम क्या, साका कहते हैं। और इस दुर्ग के रेफरेंस में यदि हम बात करें साथियों, दुर्ग में याद रखें नंबर 1 के बाद में नंबर 2, और यहाँ हम जान सकते क्या, यहाँ हम जानेंगे नंबर 3, यानी 3 साके दोस्तों इस दुर्ग में हुए। और ये साके आप लोगों से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं साथियों, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि दुर्ग पर प्रथम साका जो हुआ वो 1300, याद रखना 3 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इस दुर्ग पर दूसरा जो साका हुआ वो 1534 ईस्वी में साथियों हुआ। और इस दुर्ग पर तीसरा जो साका हुआ वो 1567-68 ईस्वी में दोस्तों हुआ। अब ये साके किस किस के काल में हुए, कौन कौन यहाँ के राजा थे, तो दोस्तों हम शासकों की यदि बात करें तो 1303 में यहाँ के राजा थे कौन, रतन सिंह। रतन सिंह के काल में ये साका हुआ, रतन सिंह समय राजा थे। यदि हम बात करें 1534 की दोस्तों, 1534 में यहाँ कर्मावती थी और कर्मावती बाघ सिंह यहाँ का शासक संभाल रहे थे। कौन, बाघ सिंह दोस्तों शासक संभाल रहे थे। कर्मावती ने ये शासन यहाँ सौंपा था। कर्मावती अपने पुत्रों को मायके को पहुंचा के और कर्मावती ने बाघ सिंह को यहाँ नेतृत्व दिया। अगला इस समय की हम बात करें तृतीय साका, तो उदय सिंह दोस्तों यहाँ के क्या थे, उदय सिंह याद रखें यहाँ के शासक थे। अब किसने यहाँ आक्रमण किया है वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिएगा किस साके के समय किसने यहाँ आक्रमण किया, तो रतन सिंह के समय की बात करें तो दोस्तों इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन कौन दोस्तों, खिलजी, इनका यहाँ पर आक्रमण हुआ और अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी दोस्तों, जीत हुई थी। इसके बाद में बाघ सिंह की हम बात करें तो याद रखें गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ आक्रमण किया।
बहादुर शाह ने दोस्तों यहाँ आक्रमण किया। उदय सिंह के समय की हम बात करें तो अकबर के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। तो इस प्रकार से ये आक्रमण हुए, यहाँ इस हुई थी। और याद रखें यहाँ इस प्रकार से ये साके हुए थे और 3 साके ये हुए थे। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें चित्तौड़ दुर्ग को लेकर के निकलती हैं। चित्तौड़ दुर्ग के जो दर्शनीय स्थल हैं क्या क्या यहाँ पर हैं, अब उन बाकी के बिंदुओं की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से साथियों जुड़े रहिए दर्पण क्लासेस करौली चैनल के साथ में, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दुर्गों के साथ। दुर्गों को आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में फिर से मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथी। हम सेल चेंज करो, 2 हैं हमें दोस्त चाहिए। धूम से नहीं चला वो काम। यार इस संडे को मैं तेरे को पेपर देना ही पड़ेगा यार, 10 का पेपर। क्या मेरा कुछ करो यार, बच्चे चले जाएंगे। 2 मिनट नहीं, बच्चे आते नहीं है लाइव, कल 2-3 बच्चे लाइव आए हैं यार।
नहीं, ये कमेंट बताओ, ये नीचे क्यों जा रही कमेंट? वीडियो तो वीडियो तो ऊपर चलता है ना फिर। देखो देखो इधर समझो, यहाँ चलती है क्लास, कमेंट जाती है नीचे, वीडियो चलता है, वीडियो को अगर अपन इसको कमेंट को नीचे करे तो वीडियो नहीं दिखाई देता। चल, चलो भाई साहब कुछ करे, जो कर कुरा दो।